नमस्कार दोस्तों। तो प्रीलिम्स 2026 के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर ट्रीटीज हैं जिससे कि सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि 2-3 वाटर ट्रीटीज एक के बाद एक न्यूज में आ गई हैं। जैसे सबसे पहले तो ये इंडस वाटर ट्रीटी है, ये काफी न्यूज में रही बिकॉज हमें पता है कि पाकिस्तान के साथ ये वाटर ट्रीटी साइन हुई थी और उसमें भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी थी कि अभी रिसेंटली भारत ने उसको सस्पेंड कर दिया और ये मामला कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में पहुंच गया। भारत ने कहा कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले जाने का कोई मतलब नहीं था, आपस में हमको इस पे बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने सीधा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का दरवाजा खटखटाया और ये इंडस वाटर ट्रीटी दोबारा से न्यूज में आ गई। तो इसको तो काफी डिटेल में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ही और इसको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन इसके साथ बहुत सारी और भी वाटर ट्रीटीज हैं। जैसे एक गंगा वाटर ट्रीटी है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई है और रिसेंटली बांग्लादेश में सरकार चेंज हुई और बांग्लादेश में सरकार चेंज होने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो गंगा वाटर ट्रीटी हम उससे खुश नहीं है, हम उस पर चाहते हैं कि हमारे टर्म्स पर वो साइन हो। तो उसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, वो भी रिसेंट न्यूज में आ चुका है। और इसी के साथ साथ आपको पता है कि नेपाल के अंदर भी सरकार चेंज हुई और नेपाल के जो पीएम बने उनका रुख आपने देखा भारत की तरफ, कैसे स्टेटमेंट्स उन्होंने पास किए और भारत को लेकर के उनकी क्या अपनी रुचि कि भाई मेरे स्टेचर का कोई भेजो और तमाम इस तरीके की बातें उन्होंने कह दी। तो नेपाल के साथ भी हमारी कई सारे वाटर अग्रीमेंट्स हैं जो चल रहे हैं इस समय पर। तो ये सारी वाटर ट्रीटीज को हम फटाफट से अगले 10 मिनट या आप थोड़ा सा 10 मिनट ज्यादा अगले 12 मिनट में देखने की कोशिश करते हैं। इतना डिटेल में इसको देखेंगे कि इससे रिलेटेड भी अगर कोई सवाल आ जाता है, इससे ज्योग्राफी से रिलेटेड भी कोई सवाल आ जाता है तो उसको भी हम आराम से कर पाए। हम वो फैक्चुअल डिटेल्स सारी देखने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक बड़ी अनाउंसमेंट देना चाहता हूं कि आपके लिए जो जीएस और सीसैट का क्रैश कोर्स है वो अनअकैडमी ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर दिया एक तरीके से, सिर्फ ₹1 में। अगला जो प्रीलिम्स होने वाला है तब तक के लिए आप जीएस और सीसैट का क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में अवेल कर सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया है और अभी एक्टिव रिकॉल के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा आपके, तो आप इसको ले सकते हैं ₹1 के अंदर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डिस्कशन अपना वो इंडस वाटर ट्रीटी से शुरू करते हैं। देखो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन की हुई ट्रीटी है और सबसे पहले इस ट्रीटी को क्यों साइन करना पड़ा इसके लिए हम थोड़ा सा पहले इंडस रिवर सिस्टम को समझ लेते हैं ताकि हमें एक फेयर आइडिया होगा कि इंडस रिवर सिस्टम वर्क कैसे करता है और कितनी नदियां उसमें होती हैं। देखो अगर आप इंडस रिवर सिस्टम को देखो, यहाँ पर ये आपको इंडस रिवर सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये पूरा इंडस रिवर सिस्टम है और इसमें 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इंडस रिवर सिस्टम इट स्टार्ट्स फ्रॉम बाकरचू ग्लेशियर, दैट इज मानसरोवर तिब्बत से ये शुरू होता है बाकरचू ग्लेशियर से और फिर ये पूरा सिस्टम यहाँ से फ्लो करता है। अब इसमें जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज 5 हैं, यानी कि हमारे पास झेलम है, सबसे पहले चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। ये 5 ट्रिब्यूटरीज हैं और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी या सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी अगर मैं कहूं जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कही जाती है दैट इज चेनाब ट्रिब्यूटरी। अब आप देखिए कि इसमें जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनका फ्लो देखिए, ये या तो नेपाल से शुरू हो रही हैं या तो ये जो है आकर के शुरू हो रही हैं भारत से। मैक्सिमम ट्रिब्यूटरीज अगर मैं बताऊं, झेलम को अगर आप देखो तो झेलम जो है वो जम्मू कश्मीर वरीनाग स्प्रिंग से शुरू होती है। यहाँ पर आपको वरीनाग स्प्रिंग दिख रहा है और यहाँ से झेलम शुरू होती है। चेनाब को अगर आप देखो तो चेनाब 2 रिवर्स को मिलकर चेनाब बनती है, दैट इज चंद्रा एंड भागा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, तो खूब पानी है इसमें और ये शुरू होती है हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद आप रावी को देखिए तो रावी जो है वो आपका रोहतांग पास से ओरिजिनेट हो रही है और इसके साथ साथ आप ब्यास को देखिए तो ब्यास जो है वो ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से शुरू हो रही है। उसके बाद आप सतलज को देखिए तो सतलज जो है वो राक्षस ताल तिब्बत से आती है बनके और शिपकीला पास से ये भारत में आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखो कि 5 ट्रिब्यूटरीज जो है वो भारत में आ रही है। इसका फ्लो कैसा है, ये आराम से यहाँ से आती हैं, भारत में एंटर करती हैं, भारत में ओरिजिनेट होती हैं और उसके बाद वो फ्लो करते करते अरेबियन सी में जाती हैं। यानी कि जब वो भारत से पूरा फ्लो करके वो पाकिस्तान में आ रही हैं। अब यहीं से सारा कंसर्न शुरू होता है। जब भी आप देखोगे वाटर का फ्लो जो है वो किसी एक देश से घूम करके दूसरे देश में जा रहा है तो ऑब्वियसली जिस देश में वो पहले पहुंच रहा है उस देश के पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। वो उस पर बैरेजेस बना सकते हैं, वो उस पर बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि वाटर का फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा और यही मेजर कंसर्न रहा। तो पाकिस्तान को क्योंकि ये रिवर्स मेजरली भारत में ओरिजिनेट हो रही हैं, जो कि हमने आपको पिछले डायग्राम में दिखा दिया, तो इसकी वजह से क्या था कि पाकिस्तान को हमेशा डर था कि भारत इसको डाइवर्ट कर लेगा, इसका पानी रोक लेगा। और 1948 में हुआ भी, भारत ने इसका पानी रोका। जब 1948 में इन्होंने कश्मीर में इशू किया तो भारत ने इसका पानी रोक लिया और क्योंकि ये पानी रुक गया तो पाकिस्तान की हो गई हालत खराब और उस समय पर वर्ल्ड बैंक आ जाता है पाकिस्तान की मदद करने। वर्ल्ड बैंक ने ऑफर किया कि भाई हम मीडिएशन करवा देते हैं। तो फाइनली वर्ल्ड बैंक आता है, वर्ल्ड बैंक बीच में मीडिएशन करवाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में और इंडस वाटर ट्रीटी 1960 जो है वो साइन होती है। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और उनके प्रधानमंत्री अयूब खान थे और इन लोगों ने मिलकर के इंडस वाटर ट्रीटी को साइन कर लिया। अब इस इंडस वाटर ट्रीटी में हुआ क्या टर्म्स पर साइन हुआ। तो इंडस वाटर ट्रीटी में मेजरली जो टर्म्स थे वो ये थे कि हम रिवर्स को 2 तरीके से
बांट देंगे, यानी कि ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स में हम बांट देंगे। अब ये मैप आप देखिए, यहाँ पर जो आपको ऑरेंज कलर से रिवर दिख रही हैं ये ईस्टर्न रिवर्स हैं, और दो जो कि ब्लू कलर से रिवर दिख रही हैं वो झेलम और चेनाब, ये वेस्टर्न रिवर्स हैं। तो ईस्टर्न रिवर्स एलोकेट कर दी गई भारत को, यानी कि रावी, ब्यास और सतलज, और वेस्टर्न रिवर्स यानी कि झेलम, चेनाब को डेडिकेट कर दिया गया पाकिस्तान के लिए। अब यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब देखिए, चेनाब जो है वो बहुत ही बड़ी रिवर है, बहुत ही बड़ी ट्रिब्यूटरी है, वो पाकिस्तान को दिया गया, लेकिन भारत का भी इस पर रिस्ट्रिक्टेड यूज है। रिस्ट्रिक्टेड यूज मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज पूरी तरीके से भारत इस पर अपने पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं लगा सकता, लेकिन उसको कुछ रिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए दे दिया गया। जैसे भारत क्या कर सकता है कि उस पर लिमिटेड इरिगेशन कर सकता है, वहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना सकता है, लेकिन हाँ, वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऐसे इतने बड़े स्केल पर नहीं होने चाहिए कि आप बहुत ज्यादा वाटर उसमें स्टोर कर ले रहे हो, कम वाटर स्टोर करना है। तो वैसे छोटे मोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो, नेविगेशन के लिए यूज कर सकते हो, ये सारे यूज आप उसमें कर सकते हो। तो क्या भारत वेस्टर्न रिवर्स को यूज कर सकता है? अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बट रिस्ट्रिक्टेड यूज कर सकता है। अब यहाँ पर भारत ने कुछ प्रोजेक्ट्स भी लगाए, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इसमें है किशन गंगा प्रोजेक्ट, जो कि झेलम पर लगाया गया है। उसके साथ बागलीहर डैम का काफी नाम आता है, जो कि चेनाब रिवर पर लगाया गया। ये भारत के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो इस पूरे ट्रिब्यूटरीज के ऊपर लगाए गए। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जब बदमाशी शुरू करी अपनी, तो भारत ने क्या कहा कि भाई हम इसको सस्पेंड कर देते हैं, हम पूरा जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड कर देते हैं। यानी कि अब भारत ने ट्रीटी सस्पेंड कर दी है, मतलब कि हम कोई भी प्रोजेक्ट चाहें वो चेनाब, झेलम पर भी लगा सकते हैं, हमारी मर्जी भाई, अब हम नहीं लेने वाले। किशन गंगा प्रोजेक्ट को लेकर के वैसे भी इन्होंने बड़ा बवाल किया था, तो अब है कि भाई हम लगा सकते हैं, अब हम ट्रीटी को नहीं मानते, जाओ जो करना है कर लो। अब अगर मान लो कोई डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे अभी आप देख रहे हो, तो एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया, जिसमें एक भारत के मेंबर होंगे, एक पाकिस्तान के मेंबर होंगे, और इनका काम क्या होगा, डेटा एक्सचेंज करेंगे, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, और उसके साथ ये इंस्पेक्शंस करेंगे, भाई कितना पानी है, कौन कितना यूज कर रहा है, कहीं कोई प्रोजेक्ट तो नहीं बन रहा है। ये सारे जो इंस्पेक्शंस हैं वो किए जाएंगे, कम्युनिकेशन मेंटेन रहेगा। और इसमें थ्री स्टेप्स का, 3 लेवल का डिस्प्यूट मैकेनिज्म इन्होंने रखा। पहला, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो परमानेंट इंडस कमीशन है वो देख लेगा। दूसरा, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट होगा। और तीसरा, अगर इन दोनों से नहीं हो पा रहा है कुछ सॉर्ट, तो फिर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएगा। और यही पूरा इशू था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये मामला डायरेक्ट पाकिस्तान लेकर के चला गया। भारत ने वही कहा कि हमारे पास 3 लेवल डिस्प्यूट मैकेनिज्म था, आप पहले लेवल पे लाते, फिर दूसरे लेवल पे डिस्कशन होता, तब ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाता। आपने डायरेक्ट क्यों कर दिया? जाओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को बोलने, तो हम नहीं मान रहे उनकी बात। तो ये पूरा मेजर इशू है, और ये पूरा इंडस वाटर ट्रीटी है, जिसको हमें ध्यान से देख लेना चाहिए। और जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, ये वाला डायग्राम, उसको आप जरूर से एक बार फटाफट से देख लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये कौन सी नदी कहां से शुरू होती है, उसका फ्लो क्या है, वो जरूर से समझ लीजिएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज गंगा वाटर ट्रीटी ऑफ 1996। यहां पर भी कुछ इश्यूज हैं गंगा वाटर ट्रीटी के अंदर। ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में साइन हुई है, और इसको भी समझने के लिए हम थोड़ा सा मैप्स के थ्रू इसको समझते हैं। थोड़ा सा मैप के थ्रू अगर इसको समझेंगे तो ज्यादा बेटर हो पाएगा। यस, अब हम इसको थोड़ा सा मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि गंगा रिवर है, यहां पर आपको गंगा रिवर दिख रही है, और ये गंगा रिवर भारत से जो है बांग्लादेश में आ रही है, फ्लो कर रही है, राइट। अब इसमें यहां पर आपको डाइवर्ट होता हुआ दिख रही है एक और रिवर, दैट इज हुगली रिवर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हुगली रिवर फॉर कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ये कोलकाता पोर्ट के लिए हुगली रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सेसिबल बनाने के लिए। अब यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ये जो गंगा रिवर आ रहा है, गंगा रिवर का पानी था, इस पर भारत ने एक फरक्का बैरेज बनाया। फरक्का बैरेज क्या था? फरक्का बैरेज तो आपको पता ही होगा कि जो बहुत सारा पानी स्टोर कर लेता है, फिर उसमें कनाल्स बना करके पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फरक्का बैरेज यहां पर बनाया गया, और उससे भारत ने क्या किया, पानी को हुगली रिवर में डाइवर्ट करना शुरू किया। ड्राई सीजन्स में ज्यादातर ये पानी जो है वो हुगली रिवर में डाइवर्ट होना शुरू हुआ, ताकि हम कोलकाता पोर्ट को अपने एक्सेसिबल बना सके। अब यहां से इशू शुरू होता है। इशू क्या था? जब भारत ने अपना फरक्का बैरेज बनाया तो बांग्लादेश का इशू था कि भाई, बांग्लादेश का कंसर्न था कि हमारे लिए कम पानी बच रहा है, और ड्राई सीजन में हमारे पास पानी नहीं बचता, एग्रीकल्चर में दिक्कत होती है, फिशिंग में दिक्कत होती है, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है बांग्लादेश को होने लगी। बांग्लादेश ने इसको उठाया, मुद्दे को भारत ने समझा, और उसके बाद ये मतलब गंगा वाटर ट्रीटी जो है उसको साइन करवाया जाता है। गंगा वाटर ट्रीटी को साइन जब किया जाता है तो उसमें ये एक समझौता बनाया जाता है कि हम कुछ एक फॉर्मूला बना लेंगे। जैसे कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी में था कि भाई 3 रिवर हम ले रहे हैं, 2 आप ले लो, और रिस्ट्रिक्टेड यूज होगा, ये होगा वो होगा, वैसा कोई अग्रीमेंट नहीं है। यहाँ पे बहुत सिंपल सा अग्रीमेंट है कि फरक्का बैरेज को लेकर के जब पानी वहां पर पहुंचेगा तो फरक्का बैरेज पे कितना पानी है ड्राई सीजन में उसको कैलकुलेट कर दिया जाएगा, और हर 10 दिन में इसको कैलकुलेट किया जाएगा। हर 10 दिन में कैलकुलेट किया जाएगा, और अगर पानी ज्यादा हुआ,
सफिशिएंट पानी है तो फिर दोनों कंट्रीज को कुछ अच्छा शेयर मिल जाएगा। अगर मॉडरेट पानी तो एक सेट फॉर्मूला है, उस सेट फॉर्मूला के हिसाब से पानी डिवाइड हो जाएगा बांग्लादेश और भारत के बीच में। और तीसरा, अगर पानी कम है, बहुत कम है, तो फिर एक मिनिमम कोटा बना दिया गया दोनों देशों का, इतना मिनिमम कोटा दोनों देशों को दे दिया जाएगा। अब इसमें आप देखो कि कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। अब कौन जाके इंस्पेक्ट करेगा, कौन कैलकुलेट करेगा कितना पानी है, तो उसके लिए एक जॉइंट कमेटी बनाई गई। जॉइंट कमेटी है जिसमें भारत और बांग्लादेश दोनों के मेंबर्स हैं। ये लोग मेजर करेंगे वाटर फ्लो को, मॉनिटर करेंगे इंप्लीमेंटेशन और टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये एक पूरा समझौता यहां पर हुआ था। अब दिक्कत क्या है कि ये कोई सेट फॉर्मूला इसका नहीं बनाया गया, तो बांग्लादेश जो है इससे दुखी रहता है। और अब क्योंकि बांग्लादेश के अंदर सरकार बदल गई, आपको पता है, नई वहां पर सरकार आ गई है, उस सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर भारत ने हमारी हिसाब से अपनी गंगा वाटर ट्रीटी के टर्म्स नहीं रखे तो फिर भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस जो है वो गंगा वाटर ट्रीटी के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं और ये टर्म्स जो है वो खराब भी हो सकते हैं। ऐसा बांग्लादेश की सरकार ने साफ, बीएनपी की सरकार ने साफ कह दिया है। तो ये जो ट्रीटी थी, अगर आप देखो तो ये ट्रीटी एक्चुअल में 1996 में साइन हुई थी और 1996 में साइन होने के बाद इसका जो ड्यूरेशन था वो 30 साल का था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बन सकता है। तो 1996 में साइन हुई और 30 साल का इनका ड्यूरेशन था। तो ये कितना हो गया, 2026 तक ये ड्यूरेशन, ये पूरा ट्रीटी खत्म होने वाली है। अब ये रिन्यू होगी, तो इसीलिए बांग्लादेश के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो इसको बेट बना करके भारत और बांग्लादेश के रिलेशन को खराब भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ट्रीटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कोसी अग्रीमेंट। अब ये कोसी अग्रीमेंट नाम सुनकर के आप समझ ही गए होंगे, भारत और नेपाल के बीच में है। अगेन हम थोड़ा सा मैप को देखते हैं, यहाँ पर मैप पर आ जाते हैं और थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोसी रिवर जो है ये शुरू हो रही है हिमालय से और उसके बाद पूरा नेपाल में फ्लो होते हुए, ये जो है तिब्बत हिमालय से शुरू हो रही है, पूरा नेपाल में फ्लो होते हुए ये जो आ रही है वो बिहार में आ रही है। कोसी रिवर बिहार के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। असल में पहले कोसी रिवर को समझ लो। ये बिहार के अंदर देखो, इस रिवर में दो प्रॉब्लम है। एक तो ये अपनी कोर्स, कहते हैं ये कोर्स बहुत ज्यादा चेंज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बिहार में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। फ्लड्स बिहार में आते हैं, इसको सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। इस रिवर को बहुत मैसिव फ्लड्स ये लेकर के आती है। रिवर कोर्स बार बार चेंज होता है, विलेजेस का डिस्ट्रक्शन होता है, लोग डिस्प्लेस होने पर मजबूर हो जाते हैं इस कोसी रिवर की वजह से, इसीलिए इसको सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। ये तिब्बत नेपाल में ओरिजिनेट होती है और फिर नेपाल से बिहार में एंटर करती है और फिर ये पूरा फ्लो करके जाकर के गंगा में ज्वाइन हो जाती है कोसी रिवर। अब इसी चीज को ठीक करने के लिए जो ये पूरा प्रॉब्लम है कि भाई बहुत ज्यादा इससे फ्लड आता है, इसके लिए ये कोसी अग्रीमेंट जो है वो 1954 में साइन किया गया था और 66 में इसको रिवाइज किया गया था। तो ऐसे साइन किया गया था कि ये भारत के लिए भी प्रॉब्लमेटिक ना हो, मतलब भारत के लिए बेनिफिशियल रहे और नेपाल के लिए बेनिफिशियल रहे। क्या था ये मेन ऑब्जेक्टिव, क्या था सबसे पहले तो कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे फ्लड कंट्रोल किया जा सके, इरिगेशनल डेवलपमेंट हो सके, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे यहाँ पर और रिवर मैनेजमेंट इसका करेंगे। अब आप देखो कि यहाँ पर बैराज बनाया गया कोसी बराज, इसी को ताकि फ्लड ना आए यहाँ पर कोसी बराज बनाया गया जो कि भीमनगर में बनाया गया। कोसी बराज जो कि भीमनगर में बनाया गया, जस्ट नेपाल, भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है बिहार में, भीमनगर जगह का नाम है, वहां पर कोसी बराज बनाया गया और कोसी बराज खूब ह्यूज पानी स्टोर कर सके। आपको पता ही है बराज क्या होता है, खूब ह्यूज पानी स्टोर कर सके और फ्लड कंट्रोल कर सके, इरिगेशन वहां पर किया जा सके, फिर कनाल सिस्टम्स बना करके कनाल्स के थ्रू पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके ताकि एक ही जगह बहुत पानी ना हो और सबका फायदा यहां पर हो सके। ये हमने इस प्रोजेक्ट से, इस पूरे अग्रीमेंट से किया। लेकिन दिस अग्रीमेंट इज अ कंप्लीट फेलियर। व्हाई इट इज अ फेलियर? 2008 में हमने देखा था कि बहुत बड़े फ्लड आए थे, बहुत बड़ा कोसी फ्लड आया था 2008 में, बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था भीमनगर बराज को। तो आज भी फ्लड्स बिहार में काफी आते हैं। ये रिवर आज भी बहुत ज्यादा सिल्ट अक्यूमुलेट कर जाती है, जिससे वजह से एग्रीकल्चर में भी प्रॉब्लम होती है। ये सारे इश्यूज आज भी हैं। नेपाल का अपना कंसर्न है। नेपाल कहता है कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल ये अग्रीमेंट नहीं रहा है। नेपाल ने शुरू से इस बात तो कहा है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहा है, हमें कंपेंसेशन भी नहीं मिलता है और हमें जो बोला गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वो भी अभी तक हमारे साथ नहीं हुआ है। तो नेपाल इस अग्रीमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहता है और नेपाल बार बार इसको लेकर के इश्यूज उठाता है और कहता है कि हम कुछ बैराजेस बनाना चाहते हैं जो हम अपने इस्तेमाल कर सकें, जिससे ऑब्वियसली इंडिया जो है बहुत हैप्पी नहीं होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है और नेपाल के अंदर सरकार बदल चुकी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगेन नाउ कमिंग टू द गंडक एग्रीमेंट, अगेन ये नेपाल के साथ हमने साइन किया हुआ है और ये नेपाल के साथ हमने गंडक रिवर को लेकर के साइन किया है। फिर से आप मैप देखिए, यहाँ पर गंडक रिवर का दो नाम है, इसको नेपाल में नारायणी नाम से भी बोलते हैं, गंडकी नाम से भी बोलते हैं और ये भारत में आती है और यूपी तक भी जाती है और बिहार तक भी जाती है कनाल्स के माध्यम से, कनाल सिस्टम के माध्यम से। तो उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी और बिहार के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, दैट इज गंडक। अब गंडक के साथ क्या है, तो इसके लिए गंडक बराज बनाया गया यहाँ पर वाल्मीकि नगर के अंदर गंडक बराज बनाया गया और इसमें बराज में
दो कनाल्स ज्वाइन किए गए, वेस्टर्न कनाल और ईस्टर्न कनाल। तो ईस्टर्न कनाल और वेस्टर्न कनाल जो है वो इरिगेशन के लिए ज्वाइन किया गया ताकि सबका फायदा किया जा सके। गंडक बैराज का काम क्या है? वाटर को डाइवर्ट करना, वही सब बाकी जो काम था, रिवर वाटर को रेगुलेट करना, वाटर को डाइवर्ट करना ताकि इरिगेशनल यूज के लिए उसको लाया जा सके। यह अग्रीमेंट 59 में साइन हुआ था और 64 में इसको रिवाइज किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या थे? इरिगेशनल डेवलपमेंट, कनाल कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चरल ग्रोथ, इस सब के लिए। भारत का इसमें क्या फायदा है? तो नॉर्थ बिहार में इरिगेशन के लिए पानी रहता है, उत्तर प्रदेश ईस्टर्न यूपी में इरिगेशन के लिए काम आती है और इरिगेशनल प्रोडक्टिविटी इस रिवर से बहुत ज्यादा बढ़ रही है, रूरल इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो रही है। वहीं पर अगर आप नेपाल में देखोगे तो नेपाल के लिए जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, बॉर्डरिंग एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, वहां पर पानी पहुंचता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रॉमिस किया था, भाई रोड्स बनेंगी, कनाल्स बनेंगे, वो सब हो रहा है अब। लेकिन इसको अग्रीमेंट को भी लेकर के जो नेपाल है उसको कंसर्न रहता है। उनका मानना है कि हमारी कम बात यहाँ पर सुनी जाती है, यानी कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कम देखा गया है, हमारा उतना फायदा, उतना बेनिफिशियल नेपाल के लिए नहीं है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बताया गया था उतना डेवलप भी नहीं किया गया। ये सारी बातें नेपाल की रहती हैं, कंसर्न्स रहते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के खास करके नेपाल के कंसर्न्स रहते हैं। एंड दैट इज व्हाई दे आर सेइंग नाउ वी विल मेक सम बैरेजेस, विल बिल्ड सम डैम्स, विल स्टार्ट सम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जिससे कि शायद भारत को उसका इंपैक्ट भारत के ऊपर पड़ सकता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द वाटर ट्रीटीज। आप अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।